इंडिया सबके दोस्त क्यों है? स्लो एक डिश जो एक साथ दो सबसे बड़े राइवल्स का दोस्त है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी तरफ रशिया, जहां दुनिया के बड़े बड़े देश साइड्स चूज करने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं एक देश है जो किसी का दुश्मन नहीं बनना चाहता। वो देश है हमारा भारत। आज इंडिया के रिलेशंस सिर्फ सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक, हर जगह इंडिया की प्रेजेंस मजबूत होती जा रही है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी छुपी है? डीप कैसे एक डेवलपिंग कंट्री दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के बीच बैलेंस बनाकर रखती है? कैसे इंडिया बिना किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट के हर देश के साथ रिलेशन मेंटेन करता है? और क्या सच में इंडिया सबका दोस्त है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी, रियल एग्जांपल्स और वो सच्चाई जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी। क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक मास्टर प्लान है जो दुनिया को साइलेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी एक बहुत बड़े सवाल से। हर देश की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन इंडिया की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। पार्ट 2। जब दुनिया के बड़े देश इंडिया को देखते हैं तो वो सिर्फ एक कंट्री नहीं देखते, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। एक ऐसा मार्केट जहां 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब हर बड़ा देश इंडिया के साथ रिलेशन बनाना चाहता है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या चाइना या फिर रशिया। हर कोई इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन बात सिर्फ पॉपुलेशन या मार्केट की नहीं है। इंडिया के पास एक और ताकत है, जियोपॉलिटिकल पावर। मतलब इंडिया की लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच इंडिया एक ब्रिज की तरह काम करता है। और यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश इंडिया को अपने साइड में रखना चाहते हैं। इंडिया किसी एक साइड में नहीं जाता। इंडिया अपनी अलग गेम खेलता है, एक ऐसी गेम जहां दोस्ती भी है और स्ट्रैटेजी भी। लेकिन ये स्ट्रैटेजी शुरू कहां से हुई? किसने डिसाइड किया कि इंडिया किसी एक साइड में नहीं जाएगा? और स्ट्रैटेजी की एक शुरुआत होती है और इंडिया की स्ट्रैटेजी की जड़ें हिस्ट्री में छुपी है। पार्ट 3। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्लो। साल 1947 जब इंडिया आजाद हुआ, तब दुनिया दो हिस्सों में बन चुकी थी। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन, फेडरल यूनियन। दोनों सुपर पावर्स पूरी दुनिया को अपने साइड में करना चाहते थे। इस टेंशन को कहा जाता है कोल्ड वॉर, जहां युद्ध ऑफिशियली नहीं था, लेकिन हर देश पर प्रेशर था कि वो किसी एक साइड को चूज करे। अब सवाल यह था, क्या इंडिया भी किसी एक साइड में जाएगा? की होती है इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा, इंडिया किसी का फॉलोअर नहीं बने, इंडिया अपनी अलग आइडेंटिटी बनाएगा। और यहीं से शुरू हुई। का मतलब क्या था? सिंपल भाषा में, ना अमेरिका का साथ ना सोवियत यूनियन का, इंडिया न्यूट्रल रहेगा। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, कई और कंट्रीज ने भी इस आइडिया को फॉलो किया। धीरे धीरे ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। इस डिसीजन ने इंडिया को एक अलग पहचान दी, एक ऐसा देश जो किसी के दबाव में नहीं आता। लेकिन क्या न्यूट्रल रहना इतना आसान था? क्या दुनिया के प्रेशर के बीच इंडिया अपनी पॉलिसी को मेंटेन कर पाया? यहीं से शुरू होती है असली चैलेंज। एक डिसीजन था, लेकिन उसे सही साबित करना सबसे बड़ा चैलेंज था। नॉन अलाइन मूवमेंट, स्लो डीप टोन। जब इंडिया ने डिसाइड किया कि वो किसी एक साइड में नहीं जाएगा, तो दुनिया को ये डिसीजन थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस समय हर देश को चूज करना पड़ रहा था, या तो यूनाइटेड स्टेट्स या सोवियत यूनियन। लेकिन इंडिया ने कहा, हम अपनी अलग राह बनाएंगे। और यही डिसीजन इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। सबसे पहला फायदा, इंडिया किसी एक देश पर डिपेंड नहीं रहा।
मतलब जरूरत पड़ने पर इंडिया दोनों साइड से हेल्प ले सकता था। यूनाइटेड स्टेट्स से टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन से डिफेंस सपोर्ट, और यही बैलेंस इंडिया को बाकी देशों से अलग बनाता है। दूसरा बड़ा फायदा, दुनिया इंडिया को रिस्पेक्ट करने लगी क्योंकि इंडिया किसी के प्रेशर में नहीं झुका। इंडिया एक लीडर बन गया उन देशों के लिए जो पावरफुल नेशंस के बीच फंसे हुए थे। लेकिन हर डिसीजन के साथ रिस्क भी आता है। न्यूट्रल रहने का मतलब था कभी कभी दोनों साइड्स को नाराज करना और कई बार इंडिया पर प्रेशर भी बनाया गया। तो क्या ये स्ट्रैटेजी लंबे समय तक काम कर सकती थी, या फिर इंडिया को कभी ना कभी साइड चूज करनी पड़ेगी? समय बदल गया है लेकिन इंडिया की स्ट्रैटेजी आज भी उतनी ही स्ट्रांग है। पार्ट 5, ए के इंडिया का ग्लोबल गेम प्लान। आज का इंडिया वो इंडिया नहीं है जो 1947 में था। आज इंडिया एक राइजिंग ग्लोबल पावर है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक, टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश और ग्लोबल डिसीजंस में एक्टिव रोल निभाने वाला नेशन। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है क्योंकि आज भी दुनिया दो बड़े पावर ब्लॉक्स में बंटी हुई है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज, दूसरी तरफ चाइना और उसका इन्फ्लुएंस। कंपटीशन अब और भी ज्यादा इंटेंस हो चुका है। ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी रेस, मिलिट्री टेंशन। अब सवाल यह है, क्या इंडिया आज भी न्यूट्रल है? जवाब है नहीं और हाँ भी। इंडिया आज स्मार्ट न्यूट्रलिटी फॉलो करता है, मतलब जहां फायदा होता है वहां पार्टनरशिप और जहां रिस्क होता है वहां डिस्टेंस। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ट्रेड में, दूसरी तरफ रशिया के साथ भी रिलेशन स्ट्रॉन्ग डिफेंस और एनर्जी में। और यही नहीं, इंडिया मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन करता है। मतलब इंडिया एक साथ कई डायरेक्शंस में गेम खेल रहा है। लेकिन क्या ये स्ट्रेटजी हमेशा काम करेगी? क्या इतनी बैलेंसिंग फ्यूचर में पॉसिबल है? क्योंकि आगे आने वाले टाइम में दुनिया और भी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। थ्योरी समझना आसान है लेकिन असली सच एग्जाम्पल्स में छुपा होता है। पार्ट 6, इंडिया, यूएस और रशिया दोनों दोस्त कैसे? दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो एक साथ यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करता हो। लेकिन इंडिया ने ये पॉसिबल कर दिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया यूएस रिलेशन की। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स, आज यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया का एक मेजर पार्टनर है। टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस कोऑपरेशन, हर फील्ड में दोनों कंट्रीज साथ काम कर रही है। बिग टेक कंपनीज इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है और डिफेंस डील्स इंडिया की मिलिट्री को मॉडर्न बना रही है। अब बात करते हैं इंडिया रशिया रिलेशन की डीप टोन। रशिया इंडिया का एक पुराना और ट्रस्टेड पार्टनर रहा, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में। इंडिया के पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसका एक बड़ा हिस्सा रशिया से आया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एनर्जी सेक्टर में भी रशिया इंडिया को ऑयल सप्लाई करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ खड़ी हो गई। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ओपनली किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं किया। इंडिया ने बैलेंस मेंटेन किया। एक तरफ इंडिया ने पीस की बात की, दूसरी तरफ रशिया से ऑयल खरीदना जारी रखा। डीप, और यही है इंडिया की रियल स्ट्रैटेजी, नेशनल इंटरेस्ट पहले। लेकिन क्या ये बैलेंसिंग एक्ट हमेशा पॉसिबल रहेगा? क्योंकि दुनिया बदल रही है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। सिर्फ बड़ी पावर्स ही नहीं, इंडिया ने बाकी दुनिया के साथ भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाए हैं। पार्ट 7, इंडिया और मिडिल ईस्ट स्लो। अगर आप सोचते हैं कि इंडिया सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच बैलेंस बनाता है तो पिक्चर अभी पूरी नहीं है। क्योंकि इंडिया के देशों के साथ भी स्ट्रॉन्ग, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी इंडिया के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। कंट्रीज जैसे
सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंडिया को ऑयल सप्लाई करते हैं, और सिर्फ ऑयल ही नहीं, इन देशों में लाखों इंडियंस काम करते हैं जो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया भेजते हैं। मतलब इंडिया और मिडिल ईस्ट का रिलेशन सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि इकोनॉमी और पीपल टू पीपल कनेक्शन पर भी बेस्ड है। लेकिन यहाँ भी एक चैलेंज है। मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज आपस में राइवल्स हैं। सऊदी अरेबिया और या ईरान फिर भी इंडिया दोनों के साथ रिलेशन मेंटेन करता है, क्योंकि इंडिया किसी एक साइड को चूज नहीं करता बल्कि हर कंट्री के साथ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रिलेशन बनाता है। और यही स्ट्रेटजी इंडिया को बाकी रीजन्स में भी मदद करती है, चाहे वो अफ्रीका हो या यूरोप या साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया हर जगह एक रिलायबल पार्टनर बनता जा रहा है। लेकिन इतने सारे रिलेशंस मेंटेन करना क्या आसान है? क्या इंडिया हर जगह पर बैलेंस बना पाएगा? हर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के पीछे कुछ कमजोरियां भी छुपी होती हैं। पार्ट 8, इंडिया ले सब स्लो चैल डीप टोन। अब तक हमने देखा कैसे इंडिया दुनिया के लगभग हर बड़े देश के साथ बैलेंस बनाकर चलता है, लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं है। इंडिया को हर कदम पर कई बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा हमारा पड़ोसी देश चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और कई बार टेंशन भी बढ़ जाती है, जिससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दूसरा बड़ा इश्यू पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कई सालों से अनस्टेबल रहे हैं। टेररिज्म, बॉर्डर टेंशंस, ये सब इंडिया के लिए बड़ी चुनौती है। तीसरा चैलेंज ग्लोबल प्रेशर। जब बड़े कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके साइड में आए, लेकिन इंडिया न्यूट्रल रहना चाहता है, और यही बैलेंसिंग कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है। चौथा चैलेंज, इंडिया अभी भी ऑयल इंपोर्ट पर काफी डिपेंड करता है, और ग्लोबल मार्केट चेंजेस इंडिया की इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब इंडिया को हर डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। एक छोटी सी गलती रिलेशंस को खराब कर सकती है। तो क्या इंडिया इन चैलेंजेस को हैंडल कर पाएगा, या ये बैलेंस कभी टूट सकता है? हर चैलेंज के बाद एक नया मौका जरूर आता है। पार्ट 9, फ्यूचर में इंडिया ग्लोबल रोल। आज का इंडिया सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है, बल्कि एक फ्यूचर ग्लोबल पावर बनता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो सकता है। मतलब ग्लोबल डिसीजंस में इंडिया का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ेगा। स्लाइटली इंटेंस टोन, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, इंडिया की असली ताकत उसकी डिप्लोमेसी में भी है। इंडिया एक ऐसा देश बन रहा है जो देशों के बीच मीडिएटर का काम कर सकता है। मतलब जहां दो देश आपस में कॉन्फ्लिक्ट में हो, वहां इंडिया शांति स्थापित करने की कोशिश कर सकता है। चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या एशिया, इंडिया एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है। और यही चीज इंडिया को बाकी देशों से अलग बनाती है। लेकिन सुपर पावर बनना इतना आसान नहीं होता। दिस सैग इंडिया को अपने इंटरनल इश्यूज भी सॉल्व करने होंगे। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी। अगर इंडिया चैलेंजेस को सक्सेसफुली ओवरकम कर लेता है तो दुनिया का बैलेंस इंडिया के हाथ में भी आ सकता है। लेकिन क्या सच में इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन पाएगा? हर कहानी का एक कंक्लूजन होता है, और इस कहानी की सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। फाइनल पार्ट इंडिया की अली टाकिनकर का है। अब तक हमने देखा कैसे इंडिया दुनिया के लगभग हर बड़े देश के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करता है। कैसे वो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया दोनों के स्ट्रॉन्ग दोस्ती निभाता है, और कैसे मिडिल ईस्ट से लेकर बाकी दुनिया तक हर जगह अपना इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ा रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। डीप असली सवाल ये है, ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? इंडिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिलिट्री नहीं है, और न ही सिर्फ उसकी इकोनॉमी, बल्कि उसकी सोच है। एक
ऐसी सोच जो किसी एक साइड पर डिपेंड नहीं करती, जो हर सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। इंडिया की फिलॉसफी बहुत सिंपल है, सबके साथ दोस्ती और किसी के साथ अननेसेसरी दुश्मनी नहीं। स्लो, इमोशनल, और यही वजह है कि दुनिया इंडिया को एक रिलायबल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखती है। इंडिया लड़ाई नहीं चाहता, इंडिया इन्फ्लुएंस चाहता है। इंडिया कंट्रोल नहीं चाहता, इंडिया कनेक्शन बनाना चाहता है। और शायद यही आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है, क्योंकि फ्यूचर में दुनिया उन देशों को फॉलो नहीं करेगी जो डर दिखाते हैं। दुनिया उन देशों को फॉलो करेगी जो बैलेंस बनाना जानते हैं, और इंडिया उसका सबसे मजबूत एग्जाम्पल है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।